हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो। हमने जवाब दिया हिंदू हैं। ही वॉज शॉट। मेरे बेटे को 6 गोलियां मारी। 4 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां मारी। 4 गोलियां आदि सबको मारी थी। सर पे गोली मारी उसने। 26 tourists dead. This was the worst attack on civilians in India. बहुत बार बोल रहे थे कि मत मारो। तो उसने बोला कि नहीं, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, तुम जाके मोदी को बताओ। उसने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आप मोदी को जाके बताओ, मोदी को जाके बताओ। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। उसने इतनी जोर से गोली मारी कि उसका पूरा ब्रेन बाहर आ गया था। तो हम बहुत डर गए थे। मैं मुंह खोला है, मैं चीख रही हूँ, बट कोई आवाज़ नहीं थी मेरे। मांस के टुकड़े हटाए हैं उसके मुंह से। वो मांस के टुकड़े मेरे उसके पति के थे। जब मुझे पता चला पापा से कि वो हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं, तो हम दोनों रात को साइड में बैठ के रील स्क्रॉल करते थे और हम आइटनरी बना रहे थे। तो पापा ने बोला कि तुम आइटनरी मत बनाओ, वो सब मैंने किया है, तुम बस एंजॉय क्या क्या करना है तुम्हें वो बताओ। मेरी तैयारियां चल रही थी, मैं अपनी कभी बहन के साथ या फिर अलग अलग, मैंने 1 पीस वगैरह लिए थे मेरे लिए, अलग से कपड़े लिए थे कि जैसे कि मैं वहाँ पर वो बर्फ में शूटिंग करूँगी। 1 हफ्ते के अंदर हमने सब खरीद लिया, मतलब कपड़े से लेके रेनकोट्स के लिए तो हम गनबोटे अंकल को और आंटी को हमारे कंटिन्यूसली फ़ोन चल रहे थे कि अरे क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या रखना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर जा रहे हैं। कोई बोल रहा था ठंडी है, कोई बोल रहा था बारिश है, तो सब तैयारी करके गए थे। और साड़ी भी लिए थे, वहाँ कुछ शूटिंग होता है ना साड़ी पहन के, रील बनाने के लिए वो लिए थे, साड़ी भी लिए थे। तीनों ने एक जैसी कलर की साड़ियाँ ली थी कि हम लोग बर्फ़ में शूटिंग करेंगे, वहाँ पर कश्मीर में जा, सोनमर्ग गुलमर्ग में करेंगे। तो सब परिवार के लोगों ने ये तय किया कि बहुत दिन से सब लोग एक साथ कहीं नहीं गए। I was very excited for the trip because April May में Kashmir looks very beautiful. So we have been looking on the social media how it is going, the reels coming from the Kashmir bloggers or Indian bloggers. तो जब हम हनीमून पे थे तब फैमिली सब लोग ने डिसाइड किया कि वी शुड गो ऑन। यार ये दोनों बहुत मज़े कर रहे हैं, तो हम सबको जाना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ द फैमिली वर वेरी कनेक्टेड। श्रीनगर का स्थानीय समय दोपहर 3:20 है और बाहर का तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस है। हम आपके सुखद प्रवास की कामना करते हैं। सत्रह 18 घंटे का जर्नी करके हम लोग आखिरकार में हम लोग कश्मीर पहुंच ही गए। तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, हम पूरा दिन का थकान भी हमारा मिट गया था। हर किसी को एटलीस्ट एक बार तो जम्मू कश्मीर जाके देखना चाहिए कि बहुत सुंदर है, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। आई कैन नॉट डिसएग्री विद दिस कि वो सुंदर नहीं है। और मैं देख रही थी कि कैसा बर्फ़ दिखता है, कैसे पहाड़ दिखते हैं, एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक जगह पे दिख रहा है, फिर छोटा और बढ़ रहा है। द ट्रिप वॉज वेरी गुड। अगर मैं 22 अप्रैल को हटा दूँ तो 21 अप्रैल तक की जो ट्रिप थी, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप आई हैव एवर हैड विद द फैमिली। More color change green. अबे बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा।
तो हमारा बहुत पीसफुल एंड हैप्पी ट्रिप सब जा रहा था एंड ये था कि ये लास्ट डे है जो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पहलगाम एंड देन फिर हम होटल जाएंगे एंड विल चिट चैट और नेक्स्ट डे विल फ्लाई बैक टू कानपुर। वहाँ पे बैसरन वैली करके एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं, बट तब तक हमें कुछ आइडिया नहीं था कि जो रूट है, जो जर्नी है वहाँ तक पहुँचने का वो कैसा होगा। वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था। पत्थर ऐसे ऐसे थे, इतने बड़े बड़े मतलब पत्थर। फिर घोड़े वाला एक पैर रखता था इतनी ऊंची पे, फिर नीचे पे, ऐसे घोड़े चल रहे थे मतलब। तो वहाँ ये डर था कि नीचे ना गिर जाए हम लोग। आधे रास्ते में एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो फ़ोटो शूट करते हैं, तो सबको लाइन से कि फ़ोटो शूट कर लीजिए, रुकते हैं। अच्छा, हमारी बेटी क्या हुआ, वो ऊपर थोड़ी सी चल पाई थी फर्स्ट स्टेप पे, तो उसको ऐसा लग रहा था, घबराहट हो रही थी, उलझन हो रही थी। वो बोली नहीं मम्मा हम तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो वो उतरी, हमसे बोली आप भी ना जाओ मम्मा, जाओगी क्या? तो हमने कहा नहीं बेटा, हम तो पहले ही डर रहे थे, पहले ही हमने बोला था कि हम तो घोड़े पे नहीं बैठेंगे, पर इन लोगों ने कर लिए थे। तो मैं दी जे मतलब जीजू और मेरे मदर मेरे फादर सब ने कहा कि हम लोग चलते हैं, वी आर ओके, चल लेते हैं। तो 11 में से 6 लोग आधे रास्ते से दिक्कत की वजह से वापस नीचे आ गए पहलगाम। ऊपर जाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना सुंदर वो पूरा एरिया है। मतलब पूरा 70 मिनट्स का जर्नी करके आप जब ऊपर पहुँचते तो ऐसा लगता है हाँ वाओ, इट इज़ वर्थ क्लाइंबिंग 70 मिनट्स। बहुत भीड़ थी, फिर से बहुत ही ज़्यादा। अंदर गेट के अंदर जाने में भी इतने घोड़े वहाँ पे खड़े थे जो टूरिस्ट अंदर होंगे उनके, वहाँ पे इतने मुश्किल से हम गेट तक पहुँच पाए थे, इतनी भीड़ थी, मतलब थी अच्छी खासी। ऊपर क्या है कि देयर इज वन एंट्री वन एग्जिट, देयर इज नो अदर एग्जिट। उसके बाद पूरे ग्राउंड में फेंसिंग एंड एंट्री के बाद, एंट्री एग्जिट सेम पॉइंट है, उसके बाद स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो वो स्टॉल्स पे कोई मैगी खा रहा था, कोई चाय पी रहा था, और ये बड़ा वाला बलून था ग्राउंड में, तो उसमें बच्चे बैठ गए थे अंदर वो बड़े वाले बलून में, तो वो घूम रहे थे। और जो एक रोपवे जैसा था तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, वो जा रहे, तो मैंने उनको जाते ही बोला कि मुझे उसमें बैठना है, आप मुझे उसको में बिठाओ। और फिर गेट में जाने के बाद मैंने वीडियो शूटिंग करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने साइट सीइंग करना स्टार्ट किया, तो वो फोटोग्राफर उसी के पीछे था कि पहले हमसे फ़ोटो खिंचवा के पैसे लेके फिर भाग जाए नीचे, क्योंकि उसको दूसरी सवारी लेके ऊपर आना था, ऐसा वो कंटिन्यूसली हमें बोल रहा था। फिर वो हमें एक टेंट के पास लेके गया, तो वो टेंट में जो वेंडर्स थे वो कश्मीरी पहराव का रेंट से ये दे रहे थे लोगों को कि रेंट से कपड़े ले लो, फ़ोटो खींचो और वापस दे दो पैसे दे के। तो वहाँ पे हम दोनों फ़ोटो निकालने लगे। फिर जगदाड़ी फैमिली की भी फिर इच्छा हो गई, वो उनको भी बोला कि आप भी निकालो, वो नहीं निकालने वाले थे फ़ोटो। तो हम लोग बोल रहे थे कि नहीं हम वो कश्मीर में शिकारे में हम लोगों को वो फ़ोटो नहीं, क्या मालूम आपको वहाँ पर जाने का होगा या नहीं होगा, कि यहाँ पे व्यू अच्छे हैं, वहाँ पे मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, आप खींच लो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम तीनों भी कर लेते हैं। लौट के एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। फिर हम लोग बैठ के वहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे। उसी टाइम करीब 2:25 पे शुभम का फ़ोन आया कि हम लोग वहाँ ऊपर पहुँच गए हैं, और मैंने कहा कि ऐसा करना कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, हम लोग को लंच करना है नीचे, यहाँ 5-6 लोग बैठे हैं, 5 लोग ऊपर हैं, तो हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम लोग, और आप लोग आ जाओ, फिर यहाँ पे लंच करते हैं।
तो वो बोला कि 15 मिनट में हम लोग वापस नीचे आ रहे हैं। कि अंदर से ही पता नहीं कैसा अजीब सी उलझन ऐसी हो रही थी कि ये लोग आ जाएं, खाना खा के फिर निकलते हैं। हो गया हम लोगों का। 10 मिनट ही हुए हमें आए हुए, 10 मिनट ही हुए, तो हम ऐसे देखते व्यूज़ देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करके हम अपनी अपनी पोजीशन में बस बैठे, मतलब वी जस्ट सैट। और मैंने अपने शूज़ उतारे कि थोड़ी देर बैठना ही है यहाँ पे, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो बैठेंगे, तो शूज़ हटा देती हूँ। इन लोगों ने मैगी और जो भी अपना ऑर्डर किया होगा, तो हमने कहा अभी बनने में टाइम है, मैं चला गया वॉशरूम। अब बच्चों की नई नई शादी, तो उस बीच में घुसना तो मेरा लाजमी नहीं है, तो मैं थोड़ी दूर बैठ गई थी और हम लोग नज़ारा देख रहे थे सब। छोटी आई थोड़ी हमसे दूर बैठी थी, वो अपना उसकी आदत है फ़ोटो शूट करना, तो कहीं भी जाना हर एक एक मूवमेंट को वो शूट करती रहती है, कहीं भी XYZ कोई भी उसमें हो, तो वो अपना शूट कर रही थी। तो मैंने उनकी फ़ोटो ली एंड लाइक फिर एकदम से मैंने व्यू देखा तो एक गन शॉट की आवाज़ आई। तो बोला कि पूछा हमने कि ये बंदूक की आवाज़ कैसे क्या? तो बोला कि शेर आता है ना तो ऐसी गोली की आवाज़ आती है। तो मुझे ऐसे लगा, यानी कि मेरे दिमाग में ही नहीं था कि कोई टेररिस्ट होगा या फिर कोई पुलिस होगा या मिलिट्री का होगा। तो फिर हमने सोचा कि ये जंगल है, शायद शेर वगैरह या फिर कोई जंगली एनिमल हो सकता है कि जिसकी वजह से ये लोग अपना प्रोटेक्ट करने के लिए गोली चलाते होंगे। इतने गेम्स थे कि हमें वो गन भी वही गेम लगा कि कोई इट इज़ अ गेम। जब आप मेला वगैरह ऐसी चीज़ें लगती हैं या जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, वहाँ पे शूटिंग गेम आजकल इतने नॉर्मल हो गए हैं कि लोग AK-47 नहीं पहचान पाते। हम और आप नहीं पहचान पाएंगे कि AK-47 है कि क्या है। वी डू नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो जब फर्स्ट गन शॉट सुना तब भी ऐसा कुछ नहीं लगा, हाँ ठीक है आर्मी का कुछ ट्रेनिंग होगा। और सब ने, मतलब मेरी मदर ने भी मुड़ के नहीं देखा कि एवरीवन वाज लाइक ठीक है कुछ ऐसे होगा। एंड विद इन 5 to 10 सेकेंड मैं इधर देख रही हूँ, तो कोई आदमी आया और मतलब नॉर्मल यूनिफॉर्म पहना था उसने, ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट गाय अप्रोच्ड एंड ही स्ट्रेट अप आस्क्ड कि हिंदू हो या मुसलमान। तो एट फर्स्ट आप समझ नहीं पाओगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं आपसे पूछूंगी तो आपका नाम पूछूं तो आपको पता है क्या जवाब देना। आपसे पूछूं हिंदू मुसलमान, यू डू नॉट नो कि क्या जवाब देना है तुरंत। तो हमने उससे वापस से पूछा क्या हुआ। उन्होंने वापस पूछा उस बंदे ने, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो। एंड ही सेड इट लाउडली। वो बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी, तो मैंने मुड़ के देखा कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, बात कर रहा है उन लोग से और आवाज़ तेज करके बात कर रहा है, उसके हाथ में गन है। ये मैंने देखा। हमने जवाब दिया हिंदू है एंड ही कुडंट फिनिश द होल सेंटेंस, ही वाज शॉट। एंड वो पॉइंट ब्लैंक में मारी है उसने, प्रॉपर यहाँ रख के। और उनका कुछ निकल गया। और मैंने कभी नहीं देखा है किसी का कुछ, मतलब ब्रेन मैंने नहीं देखा है किसी का। तो मुझे तब भी ये लगा कि जैसे ड्रिल नहीं होती है, तो मुझे लगा शायद कोई ड्रिल कर रहे हैं और अभी वो उठेंगे और कहेंगे कि थोड़ा ध्यान रखो सेफ्टी का, ये सब। मतलब मुझे वो ब्रेन, मुझे पता ही नहीं ब्रेन कैसा दिखता है। तो मुझे लगा कोई बलून है फोड़ा है उन्होंने, ड्रिल कर रहे होंगे। शुभम पढ़े उनका ब्रेन बाहर। वो लड़का इतना खूबसूरत मेरा बच्चा, उसका ब्रेन बाहर, मुंह ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे पड़ा, दोनों हाथ बात करते फोन, दोनों हाथ में मोबाइल। मेरी बेटी ब्लड से नहाई, पूरे मांस के टुकड़े उसके शरीर पे। इस ब्रेन वो पूरा ऐसे मेरे पे गिरा, उसके फेस के छोटे छोटे पूरे स्किन पार्टिकल्स, हिज ब्लड
पूरा, बिकॉज ही वाज राइट नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पे गिरा, एवरीथिंग, मैं यहाँ से लेके पूरे पैर तक, आई वाज जस्ट इन हिज ब्लड। मांस के टुकड़े हटाए उसके मुंह से, मेरी माँ ने और मैंने। वो मांस के टुकड़े मेरे उसके पति के थे। वो चेहरा, वो ट्रॉमा इतना बड़ा है, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स मेरे पूरे इतने नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसका असर मेरी बॉडी में एंजाइटी का रूप और पैनिक का रूप ले चुका है। और अभी तक हम उससे कुछ आती सिचुएशन जब वो हिट करता है कि हाँ समथिंग हैज हैपेंड and even my body doesn't feel that kind of positivity. मैं हूँ, मतलब मुझे एंजाइटी के इश्यूज नहीं थे, बट ये जो ट्रॉमा इतना बड़ा है कि वो मरने के बाद ही वो इमेज, वो ट्रॉमा जाएगा। और जब आप इतना कुछ देखते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता, ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही, ना चीख निकल रही, ना रो रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। I was numb at that time. मैं मुंह खोल रहा है, मैं चीख रही हूँ, बट कोई आवाज़ नहीं थी मेरे मुंह में। I was numb. I was so numb. ना हम उठे ना वह उठे, तो लोग खींच रहे हैं वो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे शुभम को लेके ही जाना है, मुझे शुभम को लेके। और हम लोग ढूंढे कि कहाँ चले गए पापा, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ। तब तो ये नहीं था ना कि खाली आदमियों को मार रहे हैं, ये तो आतंकवादी हैं, किसी को मैं टेररिस्ट। मैं वहाँ से निकली दी को लेकर, बोले पापा कहाँ हैं। जब हम लोग गेट तक पहुँचे तो ये हुआ कि हम तीनों तो हैं, बट पापा कहाँ हैं, दिखे ही नहीं, क्योंकि वो तो वॉशरूम गए थे। और मैंने केवल आवाज़ सुनी, फिर भगदड़ मच गई, तो उसी भगदड़ में हम भी भगे। पहले तो मैं गेट निकल गया बाहर, फिर मैंने सोचा कि हम तो अकेले, हम ही क्या करेंगे। फिर मैं वापस जब तक हुआ तब तक ये अपना सब खून से लथपथ दोनों बेटियाँ। देखा वो गेट के पास है तो थोड़ा सुकून मिला कि चलो वो है। वो फिर दौड़ के आ गए शुभम के पास कि मुझे नीचे नहीं जाना, अब तुम लोग जाओ नीचे, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी नीचे। मैंने उसको इतना रिक्वेस्ट किया है ना कि दी वो मम्मा पापा को भी मार देंगे, प्लीज़ समझो, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि कौन कहाँ से आ रहा है, किसको मार रहा है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि जे वॉज द वन जिनको पहली गोली लगी थी। फिर 3 गोलियां सुनने के बाद हमको बहुत चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो हमें समझ में नहीं आया, तो हमें लगा कि शायद कुछ जानवर होगा, भालू वगैरह कुछ तो होगा, और लोकल्स उसको भगाने के लिए वगैरह कुछ करते रहेंगे आवाज़। पर जब बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी तब फिर हम लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर गनबोटे अंकल ने मेरे पापा को बोला कि अरे मेरे पापा को संत्या बोलते थे प्यार से, कि संत्या हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नीचे झुक के बैठ जाते हैं या फिर नीचे लेट जाते हैं ज़मीन पे, अगर ऊपर से कुछ चल रहा है तो शायद हमें गोली आके नहीं लगेगी। तो उधर लेटने की तैयारी में थे और मैं भी लेटने की तैयारी में थे, लेकिन मुझे क्या लगा इधर से शेर जाएगा ऐसा थोड़ा लंबे दूरी से, तो मैं उसका वीडियो निकालूंगी, फ़ोटो निकालूंगी। तो मैं मोबाइल में वो लेने के लिए मोबाइल ऑन किया, ऑन कर ही रही थी तो वो अतिरेकी आ गया, आया सामने खड़ा रहा, उसने मेरे ऊपर गन डाल दी और मुझे बोला ए चल उठ। तब तक मैं मेरे स्वामी जी का और मेरे गुरुदत्त का नाम ले रही थी कि अभी हमारा सब खत्म हो गया। तो वो सामने गन डाले हुआ था, तो वो मुझे बोला ए चल उठ। तो मैंने हिम्मत की और उसको पूछा कि भैया क्या हुआ, आप लोग हमको क्यों मार रहे। तो उसने गंदी गालियाँ वापस देना शुरू किया और वो मेरे पापा के सामने आ गया। तो मेरे पापा को उसने बोला कि कैप निकाल, तो मेरे पापा ने ठीक है बोला, फिर कैप निकाल दी। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि क्या हुआ भैया, मतलब क्या हुआ, आप क्यों लोगों को मार रहे हो करके।
तो उसने बोला कि तुम लोगों ने ना हमारा मज़हब ख़राब करके रखा है, तुम लोगों ने ऐसे मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, तुम लोग ऐसा वीडियोस वायरल करते हो कि हम तुम्हारी औरतों को और बच्चों को मारते हैं। हमने कब मारा? हम लोग बोले नहीं भैया, हमको नहीं मालूम, हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा आपका। तो बोले तुम लोग हिंदू हो, मुसलमान हो? तो ये बोले कि हम हिंदू हैं, अजान पढ़ो। तो वो बोले कि बोलो आप क्या पढ़ना है, अजान पढ़ो और ऐसे हिंदू हो ऐसा करके उसने उनके एक यहाँ पे सर पे गोली मार दी, यहाँ पे एक गोली मार दी और सीने में एक गोली मार दी। 3-4 गोलियां एकदम धाड़ से मार दी। वो एकदम जोर से गिर गया और हम लोग देख रहे थे और हम लोग बोल रहे थे कि भैया क्यों मार रहे, हमको क्यों मारे, आप मत मारो, हम लोगों को मत मारो। हम लोग उसको बहुत बार बोल रहे थे कि मत मारो। वो ख़त्म ही नहीं होता है कि वो मेरे सामने आके गनबोटे अंकल को लात मारते हैं। तो जब पापा को फायरिंग किया ना, तो गनबोटे अंकल ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे प्रेस किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने जो एकदम नज़दीकी अपना करीबी बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, भाई, छोटे भाई जैसा, उसको गोली मारते हुए उन्होंने अपने आंखों से देख लिया और उनको पता था कि नेक्स्ट शायद मैं ही हूँगा या फिर जो भी हम 5 लोगों में से वो मर जाएगा। तो उनको मालूम था कि वो अभी अपने पास आएगा। तुम सोचो कि अपनी मौत अपने पास ही आई। उसने लात मारे वो गनबोटे को, मेरे हस्बैंड को उसने लात मारा, 2-4 गालियाँ दी और फिर उनको भी गोली मार के मार दिया, उनको भी गोली मार दिया। तो हम बहुत डर गए थे। तो पीछे से फटक करके 3 गोलियां मार दी। उनकी आँख बाहर आ गई थी और पूरा ब्लड नीचे हो गया था। और वो जो गनबोटे आंटी थी, उनके पूरा पैंट ब्लड से भर गया था। और फिर वो हमारे साइड में गया, जो एक ओल्ड कपल था, अंकल थे, वो बहुत एज में ज़्यादा थे, तो वो मेरे पीछे छुपे हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद वो गोली मार देगा तो मैं भी मर जाऊंगी, बट उसने लकीली टचवुड वो अंकल को छोड़ दिया और वो उसके बाजू में एक कपल बैठा था, उनके पास गया। वो जो आंटी थी वो अपने पति को ऐसे छुपा रही थी पीछे कि भैया प्लीज़ मत मारो मेरे पति को, प्लीज़ मत मारो। वो लड़का जो मारने आया था वो इतना गुस्से में था कि उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कितना गोलियां मार रहा है। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. उनको हम बोल रहे थे कि जोर से सांस लो आप, और मैं इनके पास जाने वाली थी, पर वो वहीं पर खड़ा था। वो किसी को हिलने भी नहीं दे रहा था। तो उनकी 3 सांसें जो है लास्ट वाली, जो हमने जोर से वो 3 सांसें ली थी, और तीसरी सांस होने के बाद उनका आवाज़ बंद हो गया। हमको लगा कि वो बेहोश हो गए। फिर मैं उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास, इनके पास, मेरे पति के पास भाग के गई। उनको हिला रही थी, आहो उठा, श्वास गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए थे। फिर मैं उनको बहुत उठाने की कोशिश कर रही थी, हिला रही थी। जब उनको छोड़ के हम लोग निकल रहे थे तो पैर ही नहीं निकल रहा था वहाँ से। ऐसा लग रहा था कि हम सेल्फिश हो रहे हैं शायद। बट फिर जो मैंने कहा कि माइंड में वैसा होता है कि शायद उनको बचाने के लिए हम वापस आ सकते हैं ऊपर, यही बस मेरे दिमाग में था। बट कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है कि मतलब पापा का जो सेंटेंस था लास्ट में कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मुझे वहाँ पे उनके साथ खड़े रहना भी नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि मम्मी को और आंटी को बचा के लेके जाना है। मेरा मन नहीं था कि उनको मैं वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड के सिवा मेरी मम्मी के घर भी नहीं रही इतने सालों से, पर मुझे वहाँ पर उनको छोड़कर आना पड़ा। मैं कितने दिन तक अब खुद को गिल्टी फील कर रही थी कि मैं उनको छोड़कर क्यों आ गई वहाँ से। फिर मैं उठी और मेरे साइड में जो अंकल आंटी थे, मैंने उनको भी बोल दिया कि आप भी चलो, पता नहीं वो वापस आएंगे, अभी आप
बच गए हो, हम भी बच गए हैं, शायद हम भी मर सकते हैं। उसके बाद हमें बुलेट्स जो थी ना, उसकी फायरिंग की आवाज़ जंगल से आ रही थी, तो हमें लगा कि शायद और भी कुछ हो जाएगा, तो फिर हमने भागना स्टार्ट किया। जो टेंट था वहाँ से गेट बहुत ज़्यादा दूर था। फिर हम लोग गेट के वहाँ पे आए तो हमने देखा कि एक इंसान को पूरा कपड़ा निकाला हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ था, पर उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि वो कोई मुस्लिम आदमी था। बाद में आपको पता चला कि वो कौन इंसान था जिसे पूरा कपड़ा उतारा था और क्यों उतारा था? बाद में पता चला हमको कि वो आदिल नाम का लड़का था। मेरा नाम सईद नौशाद हुसैन शाह है। मैं शहीद सईद आदिल हुसैन शाह का छोटा भाई हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ यहाँ पे पहलगाम में। तो मैं आरो वैली से होके अपने गेस्ट को चंदनवाड़ी लेके जा रहा था। तो मैं चंदनवाड़ी रास्ते में अभी जा ही रहा था, चंदनवाड़ी प्रॉपर नहीं पहुंचा था, तो मेरी वाइफ मुझे कॉल करती है कि आदिल पहलगाम में ऐसे ऐसे मसला हो गया है। 3 बजे हमें पता चला कि पहलगाम बाईसरन में फायरिंग हो गई, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए। तीन चार 5 कॉलें की तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो फिर मैंने वाइफ को बोला कि उनका फ़ोन लग रहा है लेकिन वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही। तो फिर हमारे भाई गया, नौशाद भैया गया, चचेरे भाई गए, वो थाने पे उन लोगों ने रिपोर्ट डाली। तो वहाँ पे वापस आए, उन थाने वालों ने बोला कि आप घर चले जाओ, जैसे हमें पता चलेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। तो जब हम पुलिस स्टेशन से फिर वापस निकले, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने वालिद साहब को बोला कि आप अंदर जाओ, मैं अभी बाहर ही बैठा था। मैं अपने दूसरे कज़न से बात कर रहा था, तो फिर उनको जो है कोई फ़ोन करता है, लोकल में ही किसी ने पहलगाम से फ़ोन किया कि आदिल साहब आपके क्या लगते हैं। उन्होंने बोला हाँ मेरे कज़न है। तो उन्होंने बोला कि इसकी डेड बॉडी जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में है पहलगाम में। तो फिर रात वहाँ श्रीनगर लेके चले गए उसको। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे श्रीनगर में, तो एक लेडी जो है वो ज़ारो कतार रो रही थी, वो बहुत रो रही थी। तो उनको मैंने थोड़ा दिलासा देने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि सिस्टर आप ज़्यादा मत रो, आप बीमार हो जाओगे। तो फिर उन्होंने मुझे तफसीलन बोला कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली तो हमें ऐसा लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। तो उसके बाद जब लोग गिरते गए तो आदिल साहब उस वजह से फिर वो झगड़ने लगे और उनसे जो टेररिस्ट थे उनसे गन छीनने लगे। उन्होंने ये टेररिस्ट को प्रतिकार करने का कोशिश किया था कि उनकी गन पकड़ी थी कि आप लोग इनको क्यों मारे, ये हमारे मेहमान है करके। तो वो टेररिस्ट, वो तो खूंखारी है, वो बोले कि तुमको इनसे पैसा चाहिए क्या, तो पैसा चाहिए क्या, ऐसा बोलकर उसको इतना मारा था कि गोलियों से वो पूरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े नहीं थे बदन, वो पूरा खून में पड़ा था और वो गेट के सामने ही था, गेट पर ही था। उन्होंने 4 गोलियां आदिल साहब के मारी थी। मैडम ये जो वहीद साहब है, प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं भाई। तो जब उसको घर लाया गया, हम लोगों ने देखा तो बहुत महसूस हुआ। एक ही भाई था जो कमाता था, माँ बाप को दवाई, बहनों को, भाइयों को, छोटे छोटे घर में परिवार थे, बहन भाई थे, उन आदिल भैया ने पाला। अपना बेटा अपने माँ बाप के लिए, अपने बहनों के लिए क्या करता है, क्या कर रहा है, तो ऐसी यादें आती रहती। मेरे आदमी ने मुझे फ़ोन किया 2:20 कि रऊफ भैया यहाँ तो कुछ निकाह पोश लोग हैं, फायरिंग हो रही है यहाँ पे। तो मुझे एक शौक सा लगा, मुझे लगा कि ये शायद मजाक कर रहा है। मैंने फ़ोन काटा, फिर दिमाग लगा कि मैंने उसको दोबारा कॉल की, उमर तुम बताओ ये सही है? उसने कहा हाँ यहाँ अब अंधाधुंध गोलियाँ चल रही है। तो उसको मैंने कहा जो हमारे कस्टमर है वो कहाँ है? उसने कहा
वो अभी साइड में ही थे, कुछ मैगी खा रहे थे। मैंने उसको कहा साइड से निकल जाओ और उनको वहाँ से बाहर निकालो, जब तक हम भी कुछ वहाँ देखते हैं, पहुँचने का जुगाड़ देखते हैं। तम नश बेहतर अगर सलिम जी मरो, मगर यह इन जलीलन वो यह क्या दलील गई, खसो योर अगर यम पे 4 नफर आसन गो इन तीज गोली कह, अगर यम वापस पे मार नफर 100 नफर 100 मार तह परवाह कह, कम से कम टूरिस्ट हर तम बचावन फर्ज वनकस। ठीक बैसरन गेट से 50 मीटर दूर जब हम पहुंच गए, वहां सब लोग भाग के आ रहे थे, भगदड़ मची थी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, नीचे गिरते गिरते लेटते लेटते घसीटते घसीटते लोग उतर रहे हैं। जो वहाँ से टूरिस्ट भाग के आ रहे थे और जो हमारे बांधे घोड़े वाले थे या यहाँ से भी दुकानदार या स्टैंड वाले हेल्प के लिए आए थे लोकल्स, उन्होंने जिसको जो मतलब हाथ में आया, मतलब बच्चा या कोई बुजुर्ग भी घोड़े पे गया था, कंधे पे बिठा के नीचे की तरफ दौड़े। मेरे एक पैर में जूते नहीं थे, भागे और मैं अपनी बहन को बस पकड़ के लाई हूँ। वो बस चल रही थी, कैसे, कोई सेंस नहीं था उसका। और ये लोग कैसे आए हैं, किस तरीके से गिरते पड़ते ये लोग नीचे पहुँचे हैं, करीब 45 मिनट से भी ज़्यादा लगे थे, क्योंकि 6 किलोमीटर है और ये लोग उस रास्ते से नहीं आए हैं, मेरी समझ से कुछ घिसटते हुए आए हैं, से एकदम ऐसे स्लोप जैसा है, उसी में घिसटते हुए इनके सब कपड़े ये सब खून से लथपथ। नीचे आने के बाद आई लॉस्ट माई सेंसेस, आई वॉज ऑन द ग्राउंड क्राइंग, स्क्रीमिंग, एवरीथिंग। फिर देन वी सॉ कुछ आर्मी की वैन्स और आते हुए। पहले तो हमें लगा कि वो भी टेररिस्ट ही है, क्योंकि पहले ऊपर जो टेररिस्ट है वो भी तो पुलिस के पहराव में ही आए थे, तो हमको ऐसे लगा कि ये भी वही है। तो हमने जाते टाइम विनय नरवाल जो है नेवल ऑफिसर जो उसमें गुजरे 26 साल के, उनकी बॉडी देखी वहाँ पे। बच्चे 20 तारीख को मेरे पास से गए थे गुरुग्राम, 21 तारीख की उनकी फ़्लाइट थी श्रीनगर की, वहाँ चले गए। सेम डे उनको पहलगाम जाना था। बुकिंग भी मैंने ही कराई, जैसे मुझे कहा उन्होंने कि पापा मेरी छुट्टी तो बाद में होगी, ऐसे ऐसे करके आप अरेंज कर दो। मैं कहा चलो ठीक, आई विल ट्राई। तो मैंने किया, तो मैंने पहले किया था उनका कि गुलमर्ग में पहले दिन जाओ, फिर दूध पथरी चले जाओ, फिर सोनमर्ग चले जाओ, फिर अपना वहाँ से यहाँ पहलगाम चले जाना, आके एक रात श्रीनगर ऊपर अपना वापसी हो जाए। बट समय को देखो क्या है कि दोनों बच्चे ने मतलब कहा कि पहले दिन 22 रन चलते हैं। तो फिर पहले दिन वहाँ गए, बोले पापा ऐसे कराओ बुकिंग। तो मैंने रीबुक कराया, रीशेड्यूल कराया इटिनरी उसका सारा का सारा, तो करवाई मैंने ये। बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 3, 20, 22, 15 की कुछ ऐसा टाइम रहा होगा। एकदम उठाया, मैं कच्ची नींद था, उठा तो मैंने सुना, मैंने बोला हेलो क्या हुआ सुनील? बोला यार गोली लग गई विनय को। उसने ये बोला मुझे। मैं क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे गोली लग गई, यही उसने बोला। एकदम मेरे तो मतलब पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई एकदम से। क्या हो गया? मैं यकीन नहीं कर सकता, एकदम सो रहा आदमी, एकदम उसको फर्स्ट हैंड ये न्यूज़ में। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कभी इस कमरे में आता हूँ, कभी उसमें जाता हूँ, मैं अपनी अलमीरा खोल रहा हूँ, वार्डरोब खोल रहा हूँ कि इसमें से कपड़े लेके जाने, कभी टैची खोल रहा हूँ इसमें क्या रखूँ क्या ना रखूँ। अचानक ये सब हो गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने सुनी सब चीज़ें ये, और एकदम से मुझे जाना भी है। समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। ऐसा हो गया मेरे साथ, एब्सेंट माइंडेड सा हो गया। एकदम उठी सृष्टि, पापा क्या बात है। तो मैंने उसको हिंट दे दिया, मैं ऐसे ऐसे करके होगी बात, कुछ हादसा हो गया है और शायद अब विनय नहीं आएगा। उसको मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एनी उसने भी फ़ोन किया, फिर हिमांशी को इसने फ़ोन किया, पूछा इन्होंने कुछ।
जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सबको एयरलिफ्ट करवा के हॉस्पिटल लाया गया था एयर एम्बुलेंस से। वहाँ पे पापा और जो हमारे जीजा जी हैं वो गए थे देखने, तब तक वहाँ गृह मंत्री जी आ चुके थे। जो ग्राउंड था सब बॉक्सेस उधर रखे थे हमारे जो 26 जन जो मारे गए थे उनका, तब वो उधर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तब मैं गई थी उनको मिलने के लिए कि आप इतना सिक्योरिटी है वो रखते हो सब, आपको मालूम रहता है तो वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं रखे, वैसा हमने उनको बोला। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मेरे हस्बैंड घर में हमेशा लेट आते थे और मैं उनकी राह देखती थी। मेरे 28 साल की जर्नी में मैंने उनकी राह देखी, वो घर कब आएंगे। उस वक्त सब मुझे ये बोले कि आज जीजू तुम्हारी राह देख रहे, क्योंकि हम लोगों को लेट हुआ फ्लाइट से आने के लिए और उनके बॉक्सेस पहले आके घर में पड़े थे। जैसे ही हम आए मेरी सासू माँ बोली तो शॉपिंग करने के लिए मुझे बोल रही थी, ये कैसा शॉपिंग करके आई, ऐसा ये बॉक्स वाला शॉपिंग नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती थी। आई टेल यू, सबसे बड़ा पेन पता है वहाँ पे मेरे लिए क्या था? मी एंड शुभम हैड वन रूम, सबके अपने अपने कमरे थे। उस कमरे में जाना, उसके सामान पैक करना, मेरे को अभी भी लगता है मैंने उससे मुश्किल काम आज तक नहीं किया है। एक एक चीज़ पैक करना। एंड आई लॉक द रूम फ्रॉम इनसाइड, आई डिड नॉट लेट एनीबडी कम इन। माई सिस्टर इन लॉ सेड कि हम कर देते हैं, मैं खुद करूँ। एंड द clothes I was wearing, the blood and everything, it was there. I was not going in the shower, नहाने नहीं जा रही थी, मैं उसी के साथ बैठी हुई थी। मैं सिस्टर टुक मी शावर पे खड़ा कर दिया उसने मुझे, नहाओ पहले। वो पूरे शरीर से वैसे खून गिर रहा था उसका, तो वो मुझको उसने शावर पे खड़ा कर दिया, पहले तुम नहाओ। मेरे सारे कपड़े उसने तुरंत ही वॉश के लिए भेजे कि ये देखेगी तो और पागल होती रहेगी। सब पैक करना, उसके एक एक कपड़े रखना, उसका ट्रॉली, गोइंग बैक 11, कमिंग बैक 10। वो रूम पे वो रहना, वो एक दिन बिताया मैंने 22 अप्रैल उस रूम पे बिताया मैंने। उसने कोक पी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसकी हाफ फिनिश कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। शूज, I still wear all his clothes. Every night I sleep wearing his shirt only, t-shirt or something. Makes me feel that he's there. I still don't have the guts to wash all of his clothes. कश्मीर से इसके कपड़े आए, सब धुले नहीं, बस वैसे रखे। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं बेटा धुल देने चाहिए। लेट मी डील इट माय वे। हम जब आए ना, उससे पहले पूरी प्रिपरेशन सब हो गई थी। मैंने बस कॉल पे आखिरी बार ये बात की थी कि मेरे आने से पहले पापा को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके सारे जो लास्ट राइड्स हैं वो मैं खुद करूँगी। बहुत भीड़ हो गई थी, मतलब यहाँ पे फिर पुलिस ने सब बंदोबस्त करके रखा था। तो हमको तो मतलब मुझे पर्सनली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ट्रॉमाटाइज्ड ही था कि क्या हो गया, वही डाइजेस्ट हुआ नहीं था मेरे से। सब गली वाले वगैरह थे, रास्ता उधर का बंद किया हुआ था सब पूरा। इतनी भीड़ थी घर में, पूरा कानपुर बंद था। कानपुर के आसपास के लोग, पूरे कानपुर, एवरीबडी वाज एट अ डोर स्टेप।
इतने लोग, इतने सारे लोग कि मुझे सिर्फ सर ही सर दिख रहे हैं, जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ सिर्फ भीड़ दिख रही है, इतने लोग थे वहाँ पे। The moment when they were taking him for the last ride on 24th, तब कुछ पूजा होती है, तो उस the zip up वाले में he was in that, तो जब वो खोला गया तो I could hold his hand. मैं बहुत देर तक उसका हाथ पकड़ के बैठी थी वहीं पे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कानपुर आए थे तो हम लोगों से मिले और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आतंकवाद के सफायत तक उससे लड़ते रहेंगे। जब तक एक एक आतंकवादी नहीं साफ हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे, और उसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया था और आभार भी व्यक्त किया था कि आपने हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस तरह कार्रवाई की। Indian military, Indian armed forces have launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज़ आई और रात को 1:30 बजे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सुबह 4 बजे हमें फ़ोन आए और हमें पता चला कि तब ना ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बट जो 4 लोग हैं ना जिन्होंने ये किया है कांड, वो क्यों नहीं मरे हैं अभी तक। जिस दिन ऑपरेशन महादेव हुआ ना, उस दिन ऐसा लगा कि हाँ हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमें एक जस्टिस सर्व किया गया है। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सरकार ने तो अपना काम कर लिया, उसका तो बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी का और सरकार का, सबका। लेकिन पति तो नहीं आया वापस। मुझे सेटिस्फाइंग क्या लगा पता है आपको, जब मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ आई थी NIA के थ्रू, और क्योंकि मैंने एक को आइडेंटिफाई किया ही था और बाकी के जो 3 लोग आइडेंटिफाई हुए थे वो कुछ अलग लोगों से आइडेंटिफाई हुए थे, मतलब जो बाकी के विक्टिम फैमिलीज थी उनके फ़ोटोज़ में वो लोग दिखे थे, तो दे गॉट आइडेंटिफाइड। तो जिस तरीके से उसने मेरे पापा को मारा था ना, मतलब गोली सिर पे मारी थी, उसकी एक आँख खुली रह गई थी, गनबोटे अंकल का एक आँख फूटा हुआ था, उनकी पीठ पे लगा हुआ था, बीच में लगा हुआ था, द सेम वे हिज डेड बॉडी वॉज। वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग था मेरे लिए कि जिस तरीके से उसने हम लोगों के लोगों को मारा, उसी तरीके से, उससे भी गंदे तरीके से उसको हमारी इंडियन आर्मी ने मतलब पूरा छलनी कर दिया था उसकी बॉडी का। It's very important to finish off the terrorism because ये, as I said, it's a गंदे कीड़े की तरीके बढ़ रहा है जो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है।